कल जो भी हम बनाए वीडियो बस यूं ही था, कोशिश किया, एक प्रयास। एक इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे कॉल आया था, उन्होंने वीडियो का रिक्वायरमेंट मांगा था तो वो बनाया, बस बच्चों ने जिद किया कि डाल दीजिए सर, तो मैंने डाल दिया। आज प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ाई को समझते हैं, ठीक है। आज फुल प्रिपेयर्ड होकर के मैंने सोचा है कि वीडियो बनाया जाए और आप लोग का प्यार चाहूँगा कि मिले सब्सक्रिप्शन और लाइक के तौर पे। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, वो भी करते रहें, उसे भी एक बूस्टअप मिलेगा कि कुछ अच्छा करना है मुझे, ताकि उनका मैं पॉजिटिव व्यूज ले सकूँ। हम लोग पिछले क्लास में लाइफ प्रोसेस का बेसिक क्राइटेरिया, जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। आज फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूट्रिशन के कुछ एडवांस लेवल पे जा करके, जहाँ पे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफी की बात कर रहे थे, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। हम लोग का जो टॉपिक था वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। इसमें हम लोग समझ रहे थे फोटो ऑटोट्रॉफी के बारे में। चलिए, फोटो ऑटोट्रॉफी को मैंने थोड़ा सा समझाया था कि लाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन हो जाए, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का फॉर्मेशन। चलिए, अब इस फोटोसिंथेसिस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्लांट को मैं बना देता हूँ। एक्चुअली पिक्चोरियल स्टडी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है चीज़ों को समझने के लिए। चलिए, ये प्लांट है और यहाँ पे सनलाइट आ जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस से जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल का अलग अलग परसेंटेज में होता है। जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात नहीं करेंगे। नाइट्रोजन एक्चुअली न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉइल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट के बॉडी के अंदर मूव इन करते हैं, वो फर्दर प्रोसेस में इस्तेमाल आते हैं। हम लोग को मेनली फोकस करना है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो 10th लेवल की बात है। सबसे पहला काम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंस होने के, जो भी बेसिक क्राइटेरिया फोटोसिंथेसिस का वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ समझते हैं ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली हमारा लीफ जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने प्लांट के अंदर सक इन करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा सेल, एंड देन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसफर्ड टू द chlorophyll, which is a green color pigment and which supports the process of photosynthesis. Okay. अब क्या होगा, from the soil portion, this is the soil one. यहाँ पे हम लोगों के पास एक जाइलम वेसल्स होता है जिसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं और लीफ तक पहुंचता है। यहाँ क्या आ गया, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6। अच्छा, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ लेन देन पे चलती है, ठीक है। अगर आप ले रहे हो किसी से तो आपको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, वास्तविकता है। जैसे मम्मी पापा से पैसा लेते होंगे तो कल के डेट में आपको पैसा कमा करके उनको रिटर्न भी करना है, ठीक है। माँ बाप का सेवा हर बच्चे के लिए सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए जीवन में, ठीक है। उसी तरीके से क्या किया, ये पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, भैया लिए हो तो देना तो पड़ेगा ही ना। तो ये क्या करेगा, ये एक्सक्रीट होगा, मतलब बाहर ये छोड़ेगा किस चीज को, ऑक्सीजन को। जिस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टॉपिक में समझेंगे, हम लोग लेते हैं। तो हम लोग लिए तो सिर्फ लीजिएगा ही, तो ले करके क्या होगा, ब्लास्ट कर दीजिएगा, मतलब ले करके स्टोर नहीं करना है आपको, देते भी रहना, मतलब खाते हैं तो निकालना भी पड़ता है, समझे। उसी तरीके से ऑक्सीजन लीजिएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूटिलाइज करेगा। यही प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस का होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और वाटर लेगा विद द हेल्प ऑफ रूट सेल्स और जाइलम की मदद से लीफ तक पहुंचेगा। क्लोरोफिल के अंदर में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी और उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, C6H12O6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जनरली ये ग्लूकोज होता है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं इस धरती पे।
कार्बोहाइड्रेट का बेसिक पहचानने का तरीका है वैसा कोई भी बायोलॉजी का टर्म जिसके स्पेलिंग के लास्ट में ओज लगा हो, एक्सेप्शनल है, स्टार्च वगैरह अलग स्पेलिंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन जैसे ग्लूकोज OAC, फ्रुक्टोज OAC, माल्टोज OAC, डेक्सट्रोज OAC, मतलब OAC दिख गया मतलब क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे सिंपली हम लोग को समझना है ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, यही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, इसको हम लोग को बेसिक प्रोसेस मतलब एक्चुअली बुक में जो चीज हमको मिल रहा है उसको समझने के लिए ये तो काफी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको इसका केमिकल इक्वेशन जानना जरूरी है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा, ठीक है, और ये सारा दोनों चीज कहां जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा लेगा और ये विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स लेगा, और जाएगा कहां, क्लोरोफिल के अंदर। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा, C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बताएं पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो तो भैया आपको देना भी पड़ेगा C6O2। अब खाना बन रहा है, मान लीजिए मुर्गा पक रहा है, मुर्गा को हम लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वो सॉफ्ट हो जाए, पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी तो वाष्प बन के मुर्गा से उड़ता है, क्या पूरा ग्रेवी बाहर चला जाता है, नहीं जाता है, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, तो क्या होगा, ये वाटर भी इधर प्रोडक्ट एरिया में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए, जो NCERT हम लोगों का कहता है या CBSE का जो रिक्वायरमेंट है केमिकल इक्वेशन का, वो बेसिकली इसी पे है। अभी ये केमिकली बैलेंस्ड नहीं है। अब केमिकल बैलेंसिंग की बात करें, भैया केमिस्ट्री के टीचर तो हम है नहीं, हमें बायोलॉजी के, और हम मोटे मोटे तौर पे दिमाग लगा के अपना काम निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक लौता इससे जो प्रोडक्ट मटेरियल है उसने क्या किया, एक सिक्सर लगा रखा है, तो दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड में भी होड़ मचेगा कि हमको भी भाई उतना ही रन मारना है, और रिएक्टेंट साइड में भी होड़ मचेगा कि हमको भी उतना ही सिक्सर लगाना है। तो क्या कीजिए, इधर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ भी 6 जोड़ दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी आगे में 6 को लगा दीजिए। इधर भी आते हैं, चलिए, इधर कार्बन 6 मारा तो ये भी क्या करेगा, 6 ही लगाएगा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मात्रा में इधर हो चुका है, तो ये हाइड्रोजन डबल 6 मार देगा, तो ये 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन हमारा NCERT बुक कहता है, और ये बहुत ही जरूरी है, कोशिश कीजिए इसी को याद रखने का। अगर इसको नहीं याद रखते हैं तो साइड के बहुत सारे बुक हैं, जैसे गेस्टन वगैरह को आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन रहता है 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इनसाइड द क्लोरोफिल क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2। ये भी केमिकल इक्वेशन सही है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी को ज्यादा फॉलोअप में रखें। नीचे वाला गलत नहीं है, लेकिन ऊपर वालों को ज्यादा समझ के चलना है। बात करते हैं हम लोग, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर गया, ये कैसे गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है, मैंने बोला था लीफ के थ्रू स्टोमेटा की मदद से जाता है, तो थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में समझ लेते हैं। स्टोमेटा से पहले हम लोग प्लांट के 2 टाइप को पढ़ लेते हैं, जो हम लोग को 9th लेवल में पढ़ना था। 2 तरीके के हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। पूछिएगा कि भैया ये क्या होता है। चलिए, धान को देखा होगा आप लोगों ने, धान के छिलका से जब उतारते हैं तो क्या होता है, चावल एक टुकड़ा में मिलता है, या गेहूं को देखो, गेहूं भी क्या होती है, एक टुकड़ा में रहता है, और चना और मूंगफली भी खाए होंगे, उसको जब छिलका से उतारते हैं तो क्या होता है, आसानी से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जिस सीड के अंदर 2 कोटिलेडन प्रेजेंट हो उसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं, और जिसके अंदर 1 कोट प्रेजेंट हो उसको हम लोग मोनोकोटिलेडन कहते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए, तो डाइकॉट मोनोकॉट तो समझ लिए भैया प्लांट कैसा होता है। अब डाइकॉट प्लांट आप लोग देखे होंगे जनरली उसमें हार्ड स्टेम्स होता है, और मोनोकॉट में धान का पौधा भी देखे होंगे, अगर बिहार वगैरह से उपलब्ध हो, अगर हाई मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो जय श्री राम है तुम लोगों का।
या फिर जैसे भी करो, लेकिन जो लोकेलिटी से, जो विलेज से बिलोंग करते हैं, जो रियल भारत से बिलोंग करता है, वो लोग जरूर जानते होंगे। और मोनोकोट में गेहूं का पौधा या फिर धान का पौधा भी देखा होगा, उनके स्टेम्स उतने हार्ड नहीं होते, और उनका जो होता है वेन्स, लीव्स के अंदर में जो वेन्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं, और इनका जो होता है रेटिकुलेट वेन्स होता है। और वैसे ही स्टोमेटा जो इनका होता है मोनोकोट का, वो क्या होता है, हमारा डंबल शेप होता है, और इसका जो होता है बीन शेप होता है। चलिए, बीन शेप देखा होगा आप लोग, राजमा खाए होंगे, या फिर किडनी का शेप सबसे इजी है इस बीन शेप को समझने के लिए। मिस्टर बीन वाला नहीं, किडनी वाला, ठीक है। किडनी वाला शेप जो होता है वो बीन शेप होता है। तो स्टोमेटा की बात करते हैं, दोनों में डंबल शेप का भी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। जिम वगैरह तो आप लोग के एज के बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा समझ होगा डंबल क्या होता है। ये गार्ड सेल्स हैं, दो ऐसे साइड से मेसोफिल सेल्स हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हॉट्स क्वेश्चन में प्रैक्टिकल रिलेटेड जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पहले, धन्यवाद हो कोविड का, पिछले 2 साल से गधे भी आसानी से रेस में टॉप आ जा रहे हैं, ठीक है, और पास कर जा रहे हैं अच्छे नंबर से। जो डिजर्व भी नहीं करते वो भी बहुत सारे बच्चे निकले हैं, और जो डिजर्विंग है वो तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा किए हैं, ठीक है। सब कोई को बधाई हो मेरे तरफ से। लेकिन क्या होता है कि इसमें ये हो गया, आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था। तो ये हो गया कैसा, डंबल शेप, और एक होता बीन शेप। साइड में मेसोफिल सेल्स है, इसमें ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। इसी गार्ड सेल्स के पास क्या होगा, जब पानी आएगा तो ये फूल जाएगा। ऐसा भी बैलून को जब आप फुलाते हैं तो क्या होता है, वो इन्फ्लेटेड होकर के पूरी तरीके से बंद कर देगा। देखिए होता क्या है, ये जब पानी से पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो ये क्लोज कर देता है अपने आप को, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा चुका है, ठीक है। इसमें भी वही चेंज होता है, डंबल से वाले में पानी आएगा तो ये स्वेल अप करेगा, और स्वेलिंग के दौरान अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड जा चुका होगा। डंबल से अच्छी तरीके से आप लोग क्या होंगे, यूज्ड होंगे। बहुत सारे निब्बा लोग आते हैं मेरे पास भी पढ़ने के लिए, आजकल बहुत ज्यादा मतलब जा करके हमेशा जिम में लगे हुए रहते कि निजी लोग को खुश करना है। खैर चलिए, पार्ट्स ऑफ जो आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या होता है, ये चीज हुआ, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो मटेरियल है वो सेल के अंदर पूरी तरीके से जा चुका है, और क्लोरोफिल के पास वो सप्लाई हो चुका है, ठीक है। स्टोमेटा का बस इतना ही रोल था। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में क्लास 10th में पढ़ना था। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को सप्लाई करेगा और भेज देगा कहाँ पे, हमारे क्लोरोफिल के अंदर में, ठीक है। थोड़ा सा क्लोरोफिल को हम लोग समझ लेते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ये कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल। चलिए, हम लोग समझ रहे थे ग्रेनम के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में, जो हमारे क्लोरोफिल के अंदर में प्रेजेंट होता है। ग्रेनम के अंदर क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। सबसे पहला रिएक्शन के बारे में समझो। ऐसा देखो, एक चीज समझ लो, जैसे कि एक रूम में आप रहते हो, एक घर में रहते हो, ठीक है। उस रूम के अंदर पढ़ना है, पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, चारों बच्चे पैक है वो रूम, तो क्या करोगे आप लोग, जिस स्टेज में है ज्यादातर कोशिश क्या करते हो, अकेले पढ़ने का। पढ़ाई के अलावा पॉकेट वगैरह खेलते हो, वो मुझे भी पता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी आते हैं जो बताते हैं ये सब कहानी। तो रूम पैक कर दिया, उसके बाद क्या, लाइट को ऑन करते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर रूम में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइट की आवश्यकता है। सिमिलरली समझ लो, ये एक बिल्डिंग है और ये ग्रेनम जो है थाइलाकोइड का छोटा छोटा पार्ट, उसके अंदर लाइट रिएक्शन होगा। अब वही चीज अगर बाहर बालकनी में बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या लाइट चाहिए, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इजीली सब कुछ हो जाएगा। इस कारण से स्ट्रोमा रीजन में आसानी से डार्क रिएक्शन होगा। स्ट्रोमा को समझ लो कि वो बालकनी ऑफ द बिल्डिंग है। चलिए, तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, H2O ब्रेकडाउन होगा। साथ ही साथ एसिमिलेटरी पावर्स,
पावर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एसिमिलिटी पावर क्या है, ATP and NADP। यही एसिमिलिटी पावर्स क्या होते हैं, निकलेंगे और जाएंगे स्ट्रोमा के पास, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, मतलब कन्वर्जन होगा किस चीज में, तो C6H12O6 में, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ एसिमिलिटी पावर व्हिच वर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द ग्रेनम। क्लियर है ये बात, यही हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस हो चुका है, फोटोसिंथेसिस जब हो चुका है तो आगे की बात हम लोग समझते हैं। भैया अब मेरा शरीर देख करके आप लोग समझ रहे हो मस्त एकदम मुलथुल आदमी है, बोलो मोलू। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी हम खाते हैं वो ज्यादा मात्रा में स्टोर होते चला जाता है। दस्तूर पहले ही बता दिए भैया, जितना ले रहे हो उतना निकाल दो, नहीं निकालोगे तो फट जाओगे। तो फटना नहीं है, तो उसी तरीके से प्लांट क्या करता है, बनाता रहता है किस चीज को, कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब ये ज्यादा देर तक स्टोर होते चले जाते हैं तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा देखिए, आप लोग गौर करते होंगे, सुबह में जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिएगा, एट दैट टाइम यू जस्ट सी दैट द कलर ऑफ द प्लांट्स लीफ इज जनरली लाइट ग्रीन। वही शाम के समय में जब देखोगे उसी प्लांट को, तो उसका लीफ का जो कलर होगा वो डार्क ग्रीन नजर आएगा। क्यों, क्योंकि रात भर में वो क्या करता है, स्टार्च को यूटिलाइज करता है। काहे, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करना और एनर्जी चाहिए अदर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, और दिन में जब सुबह सुबह होता है तो उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम स्टार्च जो होते हैं वो खत्म हो चुके रहते हैं। फिर से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, शाम होते होते तक ज्यादा मात्रा में स्टार्च एक्युमुलेटेड हो जाता है, तो वो फिर से डार्क ग्रीन दिखने लगता है। ठीक है, समझते हैं हम लोग, क्लास 6 या 7 में हम लोग पढ़े हुए हैं। स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम लोग एक तरीके के सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के ऊपर जैसे ही पड़ेगा, इसका कलर क्या होगा, ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी ब्लू ब्लैक कन्वर्जन के बेसिस पे अगर रिएक्शन के दौरान ब्लू ब्लैक कन्वर्जन हो गया लीफ का कलर में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया गया, किसके अंदर लिया गया, क्लोरोफिल के अंदर, और आगे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो पाई। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहूँगा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, वही आपका गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब कुछ फॉर द 10th एग्जामिनेशन। उसको अगर ढंग से पढ़ लिया तो बायोलॉजी में मेरे ख्याल से फर्स्ट जो टर्म है उसमें 11-12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अगर 50 नंबर का एग्जाम हुआ तो, और फाइनल टर्म में भी वही सिनेरियो रहेगा, मतलब एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा अगर लाइन बाय लाइन उससे सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करके जाते हैं। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला काम क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट अब्सॉर्ब किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब किया, उसी की मदद से क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो पाया, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो पाया, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर हो पाया, और साथ ही साथ एसिमिलिटी पावर का भी फॉर्मेशन हुआ, जो हमने बताया था एटीपी और एनएडीपीएच के बारे में। ठीक है, और बाद में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है लास्ट स्टेज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसको हमको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुत बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पूरे डेफिनेशन में हर बार कहा कि क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। देखिए, वाटर उतना एसेंशियल फैक्टर नहीं है। वाटर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा तो वाटर लॉगिंग होकर के पेड़ जो है वो सूख सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है वाटर। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तो बहुत ठीक ही बात है, और कम मात्रा में भी है तो अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो ले आएगा पानी को, नहीं तो सूख के मर जाएगा बेचारा। चलिए, इसमें हम लोग समझते हैं।
और साथ ही साथ सनलाइट की बात करें तो सनलाइट का भी क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज धूप होगा तो उसमें क्या होगा, सारा सोलराइसिस ऑफ प्लांट्स हो जाएगा। सोलराइसिस मतलब कभी कभी सुनते होंगे बिहार के लोकल लैंग्वेज में, मतलब पेड़ जो है झड़क गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झड़क? झड़क मतलब पूरी तरीके से सूख जाना। उसी को इंग्लिश में सोलराइसिस इन द टर्म ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे रिलेटेड हमारा एक्सपेरिमेंट भी है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या है, 0.03%, लेकिन अभी कहीं कहीं पे 0.04% तक जा चुका है। अब जितना भी बच्चा 10th पास करता है, पप्पा KTM चाहिए तो बुलेट चाहिए। भैया जितना गाड़ी खरीदोगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा और कार्बन इमिशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। उस परिस्थिति में क्या होगा, अभी तो ठीक है 0.04 तक बात तो सही है, पहले 0.03 था, यहाँ तक बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जिस दिन 0.05 किया तब भी थोड़ा बहुत सर्वाइवलिटी के चांस रहेंगे, लेकिन इससे जैसे ही ऊपर बढ़ा, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजन हो जाएगा और पेड़ पौधा सब सूख जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि गो ग्रीन होगी। साइकिल चलाइए इस स्टेज पे, ज्यादातर साइकिल चलाइएगा तो फिर निजी लोग वैल्यू भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो कार्बन का परसेंटेज अप टू 0.04% इट इज sufficient. Now, if carbon dioxide is not present, then and then also the photosynthesis is not going to be happen. Now the third point is the chlorophyll. Chlorophyll actually is a type of pigment which is present in the plants. There are three types of pigment which is present in the plant: leucoplast, chloroplast and chromoplast. Leucoplast white color portion जहां भी आपको प्लांट में दिख जाए वो सारे ल्यूकोप्लास्ट ऑफ फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जितना भी रंगीन कलर दिख जाए वो आपको जनरली क्या कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्ट वाले रीजन, जैसे कि लाल हो गया, गुलाबी हो गया, बैंगनी हो गया। तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। देखते नहीं है लड़की लोग होठ में लाली उली लगा लेती है तो लड़के लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। सिमिलरली फ्लावर्स भी अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को। वाई? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में समझना है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा। बाद बाकी अगर नहीं है क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। अब सबसे पहला हम लोग समझते हैं सनलाइट का रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए अब आगे हम लोग समझना है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक्टिवेट होता है। सबसे पहले क्या करना है, पॉटेड प्लांट को लेना है, उसको डार्क रूम में डाल देना है, ठीक है। डार्क रूम में डाल करके उसको हम लोग एक एल्युमिनियम फॉइल से स्ट्रिपिंग कर देंगे किसी एक लीफ के ऊपर, ठीक है। तकरीबन 2 दिन तक इसको डार्क रूम में रहने देना है। क्या होगा, इससे डीस्टार्चिफिकेशन हो जाएगा, मतलब स्टार्च जितने भी प्रेजेंट है वो कंज्यूम कर लिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और नया कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है बिकॉज सनलाइट इज नॉट अवेलेबल। अब उस पर जो स्ट्रिपिंग किया गया वो स्ट्रिप्ड लीफ को बाहर ला करके हम लोग सनलाइट में, एक्सपोज सनलाइट में डाल देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके पूरे प्लांट में। फाइनली उस लीफ को प्लक आउट करना है और हमारे लैब के अंदर में लेकर जाना है। लैब के अंदर में क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर के अंदर, एक वेसल्स के अंदर पानी लेंगे और उस वेसल्स में हम लोग अपने लीफ को जो तोड़ करके लाए हैं उसको बॉयल करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग के दौरान क्या होगा, ये लीफ पूरी तरीके से स्वेल कर जाएगा। उसके बाद इसको निकाल करके हम लोग अल्कोहल में डालेंगे और अल्कोहल को फिर हॉट वाटर बात कराएंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को फ्लेम के ऊपर नहीं डालेंगे क्योंकि अल्कोहल का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बहुत लो होता है और उससे हमारा एक्सपेरिमेंट मटेरियल जल जाएगा। एक्चुअली ये बांस जो है वो हवा में नहीं लटका हुआ है, एक टम्बलर होता है, उस टम्बलर के ऊपर में ट्राइपॉड होता है, उस ट्राइपॉड के ऊपर में रखा हुआ है जिससे उसको फ्लेम मिल रहा है, ठीक है। और अल्कोहल में जैसे ही इसको हम लोग बॉयल कर दिए तो उसके दौरान जितने भी क्लोरोफिल इसके अंदर में प्रेजेंट है वो सारे हट जाएंगे। अगर कोई हटा भी नहीं है तो उसको विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप हम लोग रिमूव आउट कर देंगे। अब अल्कोहल में इसको हमने डाला था तो इसको निकालना है, फिर से इसको हॉट वाटर बात कराना है, हॉट वाटर वॉश करना है, ठीक है। ये वाटर
और फाइनल स्टेप ये होगा, उसको हम लोग एक पेट्री डिश में डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ अपरेटस उसमें हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डाले जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा हमारा जो पोर्शन जो कवर्ड था वो पोर्शन पे किसी भी तरीके का कलर का चेंजेस नहीं हुआ, अदर देन जो भी प्लेस पे उस पे क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर का अपीयरेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू ब्लैक कलर अगर प्रेजेंट है तो मतलब क्या है कि ये स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और अगर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ तो मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो जरूर से जरूर हुआ, ठीक है। और ये जो कवर्ड पोर्शन था उसमें किसी भी तरीके का कलर का चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस इतने दूर पे नहीं हुआ। तो इससे हम लोग इन्फेरेंस क्या मिला, मतलब रिजल्ट या आउटपुट क्या मिला, ये आउटपुट मिला सनलाइट इज वन ऑफ द एसेंशियल फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं अवेलेबल होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो हम लोग पूरे इस सिनेरियो के दौरान देखे हैं। बाद बाकी रेस्ट 2 एक्सपेरिमेंट में भी सिमिलर स्टेप्स होता है, ठीक है, बस उसके इनिशियल सेटअप्स जो होते हैं थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस आता है। नहीं तो हॉट वाटर में वॉश करना, फिर अल्कोहल में हॉट वाटर बाथ कराना, फिर वाटर में वॉश करना, और लास्ट में हमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालना, ठीक है। इनिशियल सेटअप सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाद बाकी सब कुछ। अब दूसरा सेटअप हम लोग को समझना था, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इसमें भी सिमिलर सेटअप होगा। 2 दिन पहले तक क्या होगा, ये स्टार्ट किया जाएगा पूरी तरीके से डैप रूम में रख के, उसके बाद एक ए सेटअप लेंगे और एक बी सेटअप लेंगे, उसको बेल जार से हम लोग भर देंगे। बी वाले सेटअप में क्या करना है, KOH सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। KOH के पास एक पोटेंशियलिटी होती है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो absorb कर लेता है, ठीक है। Then what happens after some time, after the whole day process of photosynthesis, we simply pluck the leaf. पत्तियों को तोड़ना और फिर से हमको लैब में लेकर जाना है। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर इवेंट इसमें भी होगा। पहले गर्म पानी में इसको हम लोग अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, उसके बाद अल्कोहल में हॉट वाटर बाथ करवाएंगे। अल्कोहल से निकालने के बाद जो भी ग्रीन पोर्शन होगा, अगर हट चुका है तो सो गुड, अगर नहीं हटा है तो उसको विद द हेल्प ऑफ प्लकर रिमूव आउट कर देना है। और फाइनली फिर से उसको गर्म पानी में डालेंगे, और गर्म पानी में धोने के बाद उस सेटअप को जो लीफ एक्सपेरिमेंट मटेरियल है उसको हम लोग फिर से पेट्री डिश में डालेंगे और इस पे आयोडीन सॉल्यूशन को डिस्चार्ज करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। और ड्रॉपर के थ्रू जैसे ही हम लोग डालेंगे तो हमारा ए सेटअप का जो लीफ था उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, और बी सेटअप वाले लीफ का किसी भी कलर में चेंजेस नहीं हुआ। कि क्या बतलाता है कि ए सेटअप में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुआ, बिकॉज इट कंटेन द स्टार्च मटेरियल। इफ देयर इज अ स्टार्च, इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, and in the B setup there is nothing color change. This shows that the process of photosynthesis had not been performed yet, because the KOH solution absorbs all quantity of the carbon dioxide present inside the well jar. इससे क्या समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग तीसरा सेटअप की बात करते हैं। तीसरा सेटअप में हम लोग को समझना है क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस। क्लोरोफिल में हम लोग केराटिन लीफ को लेते हैं, ठीक है। केराटिन लीफ क्या होता है, जो डिफरेंट कलर्ड पैचेस का जो लीफ होता है, आप लोग देखे भी होंगे, इसमें लाल, ब्लू, हरा, नीला कलर का लीफ आप लोग को दिखता होगा। जनरली ये ब्लू कलर का नहीं होता है, रेड, व्हाइट और ग्रीन के पैचेस होते हैं और येलो के पैचेस होते हैं, ठीक है। उन लीफ को लेना है हम लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरीके का अगर लीफ हमने लिया, इसमें इतना दूर जो है ये रेड कलर है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये ग्रीन कलर है, ये भी रेड कलर है, और ये बीच का ग्रीन कलर। ओके, डायरेक्ट लीफ को तोड़ करके लेके आना है गर्म पानी के अंदर में। जो प्रोसेस था
वेरी फर्स्ट टाइम सिमिलरली गर्म पानी में बॉइल कराना है, उसके बाद हॉट वाटर बाथ विद अल्कोहल, उसके बाद फिर से हम लोग को पानी में उसको वॉश करना है गर्म पानी में, ठीक है, फ्लेम के मदद से। फाइनली इसमें क्या करेंगे अब हम लोग, फिर से हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को इस पे ऐड करेंगे। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन जाएगा तो जो पोर्शन ग्रीन कलर का था सिर्फ वही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। तो क्या बतलाया, जिस रीजन पे क्लोरोफिल अवेलेबल था उसी रीजन पे फोटोसिंथेसिस हो पाया। क्यों? बिकॉज द कलर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू एंड ब्लैक। अंडरस्टूड? तो मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। अगर स्टार्च का फॉर्मेशन हम लोग कार्बोहाइड्रेट बनाए, अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ मतलब फोटोसिंथेसिस की परफॉर्मेंस हुई। तो इसे क्या समझ में आता है, क्लोरोफिल is one of the essential factor for the process of photosynthesis। चलिए आशा करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अप टू 10th लेवल है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम हम जो है आप लोगों को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताएंगे, जिसमें अमीबा से लेकर के इवन ह्यूमन बींग्स तक का न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को समझना है। आप आगे बस यही कहना चाहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कर दीजिएगा तो थोड़ा भला हो जाएगा। इस लॉकडाउन में ऐसे ही टीचर लोग बहुत ज़्यादा हद तक बर्बाद हुआ है। बहुत सारे दूसरे टीचर से मैं भी मोटिवेटेड होकर के वीडियो डाला, और आप ही लोग जैसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वैसे ही बहुत सारे बच्चे यहाँ भी पढ़ने आते हैं, उन लोगों ने भी बहुत बार कहा, तो उन्हीं के कारण मैं भी वीडियो बनाने लगा हूँ। अब यहाँ पे तो बहुत प्यार लगा मिला, और कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग प्यार दीजिए, और जितना ज़्यादा इसको सर्कुलेट कर पाइएगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही से। और कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा एनहांस करें। अगर और कुछ क्वालिटी आप लोग को चेंज चाहिए या फिर कुछ और पैटर्न चाहिए या फिर किसी भी तरीके का स्पेसिफिक डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं वेलकम करूंगा। और कुछ अगर कमी भी रह गई हो तो उसको भी बता सकते हैं, बिकॉज हम लोग उस जमाने से बिलोंग करते हैं जिस जमाने पे किसी के घर में लैंडलाइन हुआ करता था, और आज के डेट में तो हमारी बिटिया रानी हार्डली 3 साल की, उसके हाथ में भी स्मार्टफोन है जो आसानी से चला पाती है। तो हम लोग के साथ थोड़ा सा बहुत एक कम्युनिकेशन जनरेशन गैप भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे यूज टू कर सकूँ। आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। थैंक यू।